Dear student, welcome to the practice session or numerical session of nuclei. Okay, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है in RU 88-226 nucleus there are. Okay, ऑप्शन दे रखे हैं. अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स है ये बताना है. प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन. तो सिंपली अब देखिए ये RU यहाँ पे दे रखा है. ओके, सो RU 88 और ये 226. सो दिस इज एटॉमिक नंबर 88 और इसका मास नंबर दे रखा है 226. ठीक है, तो ये जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे. ओके, 88 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 88. और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होंगे दैट विल बी A माइनस Z. सो 226 माइनस 88. ओके, सो यू विल गेट ओके अराउंड 138. Okay, if you work out this one, what you will get 138. अब देखिए सबसे पहले ये जो सारा वर्कआउट कर लें आप, लेकिन नहीं भी करते हैं तो सिंपल मतलब कम टाइम में आपको करना है तो भाई आपको ये तो क्लियर है कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों का काउंट जो है 88 है. तो इसमें से देख ले कि भाई कौन सा जो है ना इसमें ऑप्शन की पॉसिबिलिटी सही की होती है. तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन दे रखे हैं. ओके, प्रोटॉन दे रखे हैं 88. तो देखो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है करेक्ट होने की. दूसरी इलेक्ट्रॉन ये हो सकते हैं. ये तो रॉन्ग होंगे. ओके, ये तो गलत हो जाएंगे. इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते. ओके, और यहाँ पे इतने प्रोटॉन्स नहीं हो सकते. अभी इसमें भी चेक करो, ये दो ही पॉसिबिलिटी है. दो में से 226 प्रोटॉन नहीं हो सकते क्योंकि एटॉमिक नंबर तो 88 है. तो इसका मतलब ये दोनों में से ओके ये जो पॉसिबिलिटी थी उसमें ये तो गलत ही हो गया और ये तो पहले से ही गलत थे. तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा. ओके, सिर्फ एटॉमिक नंबर से ही आप कैलकुलेट कर ले सकते. अगर आपको पूरा क्लैरिफाई करना है तो आप फिर इस तरह से कर लें. Z लिख दिया आपने एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर A लिख दिया और इससे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और यहाँ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर लिया. अब ऑप्शन में देख ले कि भाई प्रोटॉन 88 के साथ न्यूट्रॉन 138 होना चाहिए. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो ये प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन 139 है. सॉरी ऊपर वाले इसमें ओके सॉरी ये भी करेक्ट नहीं हो रहा है. कौन सा होना चाहिए 88 प्रोटॉन्स उसके साथ 138. सॉरी यहाँ गलती होगी. ओके, इसको आप 138 करें. ठीक है, 138 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए. 138 न्यूट्रॉन्स एंड 88 प्रोटॉन्स. सो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा. ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए क्या दे रखा है देखें. ए न्यूक्लियस एट रेस्ट स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट्स. ओके, एक न्यूक्लियस बताया है वो टू न्यूक्लियर पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है. हैविंग रेडाई इन द रेशियो 1:2. ओके, उनका रेशियो 1:2 है. देयर वेलोसिटीज आर इन द रेशियो. उनकी जो वेलोसिटी है उनकी रेशियो किस तरह की होगी ये पूछ रहा है. चलो मैं इसको रब कर देता हूं. ठीक है, ये रब कर दिया हमने. सो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बोल सकते हैं हम थोड़ा सा. अब देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस था ओके वो क्या हो गया है दो हिस्सों में, दो न्यूक्लियर पार्ट में डिवाइड हो गया. तो उनमें जो रेशियो है ओके मैं यहाँ लिखता हूं. देखो रेशियो R1/R2 इज इक्वल टू 1/2, 1:2 दे रखा है. अब यहाँ पे क्या है कि उनके वेलोसिटीज को पूछा है. अब देखो यहाँ पे जो है ना कॉन्सेप्ट जो है दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं. एक तो यहीं का कॉन्सेप्ट न्यूक्लियस का जिसमें हमने क्या पढ़ा कि भाई ये जो रेडियस होता है ओके रेडियस जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर या a की पावर 1/3. ठीक है ना. तो अब देखिए ये जो अगर हम लिखेंगे R1/R2 इज इक्वल टू ये A1/A2 की पावर आप लिख सकते हैं ओके दिस इज 1/3. तो यहां से अगर हम लिखें सो A1/A2 इज इक्वल टू ये R1/R2 का क्यूब हो जाएगा. ओके, अगर हम इसका क्यूब लेंगे तो ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा. क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएगा और सिंपली A1/A2 बचेगा. अच्छा ये कितना है तो ये है 1/2. तो इसकी पावर कितनी है 3.
सो आपको मिलेगा A1/A2 इज इक्वल टू ये 1/8. सो दिस इज वी आर हैविंग मास नंबर. ओके, ये मास नंबर है, तो इसका मतलब जो मास होगा, ओके, m1/m2 ये जो रेशियो होगा दैट विल बी 1/8, क्योंकि मास नंबर का रेशियो 1/8 है. ठीक है ना. अब देखिए इससे, अब जो कंसेप्ट है वो लॉज ऑफ मोशन में आपने जो पढ़ा था, ओके, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. देखिए एक न्यूक्लियस दो पार्ट में स्प्लिट हो जा रहा है, तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, इंटरनल खुद ही से हो रहा है. तो इसका मतलब अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होना चाहिए. तो हम क्या लिखेंगे कि भाई ये जो मोमेंटम होता है ये आपको पता ही है. ओके, सो पहले मोमेंटम देखो जीरो था तो बाद में भी जीरो होना चाहिए. न्यूक्लियस स्प्लिट होने से पहले उसका मोमेंटम जीरो, इसका मतलब ब्रेक होने के बाद भी जीरो होना चाहिए. तो हमने पढ़ा है कि भाई ये जो नेट मोमेंटम है P1 बार प्लस P2 बार दैट इज इक्वल टू जीरो. ओके, मतलब ये जो दो पार्ट है उनका मोमेंटम लिखा हमने. तो यहाँ पे P1 बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ P2 बार. अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे सो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दिस P1 इज इक्वल टू P2. ओके, मैग्नीट्यूड अगर हम लिखेंगे सो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा. ओके, अच्छा अब देखिए ये अगर आपको याद है डायरेक्टली तो हम यूज कर सकते थे. क्या होता है ये, हम लिख सकते हैं इसको कि भाई ये होता है m1v1 इज इक्वल टू m2v2. अब यहां से आप v1/v2 ले लें, सो यू विल गेट m2/m1. सो यहां आप लिखेंगे दिस विल बिकम v1/v2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे m1/m2 1/8 है, तो m2/m1 क्या हो जाएगा, सो 8/1 हो जाएगा. इसका मतलब v1 is to v2 जो होगा, ओके, 8:1. तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा. ठीक है, चले आप पॉज करके कॉपी कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. देखिए a tritium contains, okay, a tritium contains, okay, a tritium contains, okay, ट्रिटियन किसे कहेंगे, ओके, चलो यहीं पे लिखता हूं मैं ट्रिटियन. ट्रिटियन मतलब H13, ये जो है ट्रिटियन. ओके, ट्रिटियन. तो ये जो है ट्रिटियम का न्यूक्लियस होगा. ओके, ट्रिटियम का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन, हेवी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस. तो इसमें क्या होगा, देखो ये जो है ना एटॉमिक नंबर, इसका मतलब प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन होंगे 1, प्रोटॉन होंगे 1. और अब प्रोटॉन 1 है, टोटल मास नंबर 3 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने होंगे. ओके, अच्छा प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा. ओके, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा. ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम. तो यहाँ पे अब ये तो नहीं रहेगा. ठीक है ना, अगर हम जो है, सॉरी यहाँ एटम की बात नहीं करें, न्यूक्लियस की बात करें तो इसकी जरूरत नहीं है आपको. ठीक है ना, तो न्यूक्लियस की अगर बात करेंगे सो देर इज ओनली 1 प्रोटॉन. अच्छा न्यूट्रॉन कितने होंगे, सो n इज इक्वल टू a माइनस z होते हैं, मतलब 3 - 1 दैट विल बी 2. सो न्यूट्रॉन 2 होंगे और प्रोटॉन 1 होगा. सो न्यूट्रॉन, ओके, कहाँ है देखो न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन्स 2 है, प्रोटॉन 1 है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है. ठीक है, चले बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये. आगे बढ़ते हैं हम. 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन. चलिए आप कॉपी करें. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें. ओके, यहाँ पे हमने जो है दो क्वेश्चंस जो है लिखे. चलिए पहले वाले क्वेश्चन का था, मैं इसको रब कर देता हूँ. ठीक है, चलिए ये आपने कॉपी कर लिया, समझ गया लास्ट वाला क्वेश्चन. चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं. ठीक है, पॉज करके आप देख सकते हैं. ठीक है, चलिए सो यहाँ पे हम जो है, चलो इस पे नहीं लिखेंगे हम. चलिए ओके, सो क्वेश्चन क्या है, चलिए इधर का भी मैं रब कर देता हूँ, ये सारा आपने कॉपी कर लिया होगा. चलिए सो क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल
nucleus as measured by electrons scattering is 3.6 Fermi, ठीक है, या femtometer FM, okay, femtometer. What is likely mass number of the nucleus? Okay, what is likely mass number of nucleus? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ओके, सो यहाँ पे आपको जो है ये जो रेडियस दे रखा है 3.6 फर्मी. अब यहाँ पे हम क्वेश्चन, चलो यहाँ मैं लिखता हूँ, सॉल्व करता हूँ. तो देखो रेडियस और मास नंबर के बीच में रिलेशन क्या है? यस बताएं. यस, रेडियस और मास नंबर के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू आर नॉट, ओके, इनटू ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3. अब आप यहाँ पे इसको देखो कि ये जो है रेडियस कितना दे रखा है, ओके, 3.6 फर्मी. चलो मैं ब्लू से लिखता हूँ इसको. तो ये दे रखा है 3.6 फर्मी और आर नॉट कितना होता है इसमें, ओके, तो ये जो है इट्स ए कांस्टेंट. सो आर नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1.2 फेम्टोमीटर होती है, ठीक है ना. तो ये दे रखा है 3.6 इज इक्वल टू ये 1.2. अच्छा, इसको फेम्टोमीटर है तो आप लिखो, चलो इसको 10 की पावर -15 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर -15 इंटू ए की पावर 1/3. अब देखो ये 10 की पावर -15 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ओके, हमको ये a की पावर 1/3 क्या हो रहा है? तो ये हो जाएगा 3.6 डिवाइड बाय 1.2, सो दैट विल बी अराउंड 3, ठीक है ना. ये आप जो है ना इसको हटा दो, सो 36/12, सो दैट विल बी 3. तो ये a की पावर 1/3 3 हो गया. तो अगर हमको a पता करना है तो यू टेक द क्यूब, okay, taking cube both side, so a will become 3 की power 3, so it will be, okay, कितना हो जाएगा? It will be around 81, okay, around, okay, it will be, sorry, 3 power 3 27, 3 की power 4 81 होता है, so this is 27. तो अब यहाँ पे देख लीजिए 27, ये पहला ही ऑप्शन है, ओके, पहला ही ऑप्शन जो है 27 है. तो ये जो हमने ये वाला क्वेश्चन जो था, ये जो यहाँ पे नंबर दे रखा है 49, ओके, तो वो वाला क्वेश्चन हमने देख लिया है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ जो ऑर्डर दे रखा है उसके हिसाब से बोल रहा है, नंबर जो दे रखा है, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ सॉल्व करता हूँ. चलो हम देखते हैं क्या दे रखा है. The nucleus which has radius 1/3 of the radius OS 189 is, देखो OS 189, OS ये जो एलिमेंट है इसका रेडियस, ओके, ये रेडियस का जो न्यूक्लियस दूसरा है वो 1/3 ही है बोल रहा है. सपोज हमने उसका नाम एक्स ले लिया, द न्यूक्लियस विच हैज द रेडियस 1/3, तो हमने ये न्यूक्लियस का नाम ले लिया एक्स, सपोज, ओके, एक्स. तो ये आर एक्स जो होगा दैट इज 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ ओ एस, ऐसे लिखे, सॉरी इसको ऐसे लिखे आप ओ एस, ये जो एलिमेंट है, ठीक है ना, ये एलिमेंट है, समझ में आ रहा है ना, ओके. देख लीजिए ये जो द न्यूक्लियस विच हैज द रेडियस, ये जो न्यूक्लियस उसका नाम हमने एक्स दे दिया, तो इसका रेडियस कितना है? 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ दिस वन, ठीक है. अब इसमें क्या बोला है, ओके, सो इस ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा कौन सा, ये बोला है, ठीक है. अब देखिए हमने अभी ये रिलेशन पढ़ा था, अभी ये वाले क्वेश्चन में रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, ये तो कांस्टेंट होता है ना, ओके. तो अगर मैं फिर से लिखूं कि सिंस वी नो दैट दिस r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, और आई कैन राइट r इज प्रोपोर्शनल टू 1/3, ठीक है ना, r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि rx डिवाइड बाय ये ros इज इक्वल टू ये जो ax डिवाइड बाय ये aos, इसकी पावर कंबाइनिंगली 1/3 लगा दिया हमने, ठीक है. अब देखो आप ये rx, तो rx का रेडियस कितना है, सॉरी, तो ये है 1/3 ros डिवाइड बाय ये ros, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया 1/3 ऑफ ros, और ये है ros
दैट इज इक्वल टू AX, ओके, AX डिवाइड बाय AOS कितना है तो 189 है, इसकी पावर 1/3 है, इसकी पावर 1/3। तो ये ROS कैंसल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 1/3 इज इक्वल टू ये AX अपॉन ये 189 की पावर ये 1/3 है। तो अब क्या करें, आप क्यूब ले लें दोनों साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ओके, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो अगर हम क्यूब ले लेंगे दोनों साइड में तो ये हो जाएगा 1/27 इज इक्वल टू ये AX डिवाइड बाय 189। सो अब यहाँ पे जो AX हो जाएगा, चलो मैं यहाँ पे आगे बताता हूँ, AX इज इक्वल टू ये इधर जाएगा, मतलब ये होगा 189 डिवाइड बाय 27, 189 डिवाइड बाय 27। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, चलो हम जरा इजी वे में कर देंगे। अगर हम 9 से कैंसिल करते हैं, ये 9 3 जा 27, ये 9 2 जा और ये 9 1 जा 3 1 जा 3 3 7 जा, तो ये आंसर आएगा 7। ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर है, मास नंबर, वो कितना आ जा रहा है, AX का 7 आ जा रहा है, मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसका मास नंबर 7। तो 7 मास नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर, सो दिस इज Li7, ओके। तो ये बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चले आप देखिए, कॉपी कर लें इसको, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए दोनों के सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम फॉर्मूले पे जो है डिपेंड कर रहे हैं, ये भी जो है रेडियस का जो रिलेशन है मास नंबर के साथ, और यहाँ पर भी उसी के रिलेशन में हमने देखा है, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपने ये कॉपी कर लिया होगा, मैं रब करता हूं, चलिए रब कर देंगे हम। सो क्वेश्चन रीड करते हैं। सो क्वेश्चन है, कंसीडर ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखो है यहाँ पर, चलिए मैं रब कर देता हूं ये इनको। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, द न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, न्यूक्लियर फोर्स ओके चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती, ओके, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर ये मैं अभी देखते चलूं, इसमें आगे बोलेगा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फ्रॉम दिस, तो अगर हम यहाँ पे हमको समझ में आ जा रहा है कि ये सही है, तो पहले इसको टिक करके चले कि भाई ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो ऑप्शन S1 के साथ ये एक है, ये 2 भी है, इसका मतलब आगे पढ़ना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन दूसरा यहाँ पे कहीं पे S1 नहीं होता तो हमारा आंसर पहले ही करेक्ट हो जाता था, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे। चलो, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ये तो गलत है, ठीक है ना, प्रोटॉन के बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर बोला जाता है, तो ये तो गलत हो जा रहा है, ठीक है, ये गलत हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑल न्यूक्लियाई हैव मासेस दैट आर लेस देन सम ऑफ मासेस ऑफ कंस्टिट्यूट्स न्यूक्लियस, ओके। देखो ये क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस का जो मास होता है उसका मास जो है कम होता है, बोला आर लेस देन दैट ऑफ सम ऑफ द मासेस ऑफ कंस्टिट्यूट्स न्यूक्लियस। अगर सारे न्यूक्लियॉन्स का मास इंडिविजुअल हम जो है ना जो है लेकर सम करें, तो इस मास से न्यूक्लियस का मास कम होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके। अगर पूरा जो न्यूक्लियस है उसका होल मास एक साथ हम अगर मेजर करते हैं वो थोड़ा कम आता है, और अगर हमने उसके जो जितने भी न्यूक्लियॉन्स है उनको इंडिविजुअल हमने मेजर किया और उन सब का सम किया तो उसका मास बढ़ के आता है, ओके। तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल सही है, तो S1 भी सही है, S3 भी सही है, ठीक है। तो यही करेक्ट होगा, S1 S3, इसके साथ कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे S2 आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है यही करेक्ट हो गया, ठीक है। चले फिर भी हम अगर ये पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ leptons while electrons are the member of family of hadrons, ओके, hadrons, सॉरी। तो ये जो है ना ये उल्टा लिख दिया है,
न्यूक्लियस आई थिंक जो है ना, ये जो है हाइड्रोन से रिलेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है लेप्टॉन से होते हैं, ठीक है। बट एनीवे अगर ये नहीं भी हमें आता है तो हमारे लिए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो गया। S1 और S3 बिल्कुल श्योर जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा जो है ये डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, ठीक है। चलो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए अब यहाँ पे जो है देखिए और दो क्वेश्चन एक साथ है यहाँ पर। चलिए क्या दे रखा है, if the binding energies of a deuteron and the alpha particle are 1.125 MeV and 7.2 MeV respectively, ओके ड्यूटेरॉन, देखो यहाँ पे जो है ना ये जो ड्यूटेरॉन है, ड्यूटेरॉन की ये जो है ना उसने ड्यूटेरॉन की दे दिया है, ठीक है ना, और साथ में ये जो अल्फा पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल की यहाँ पे उसने जो है ना बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पूरे की दे रखा है। तो यहाँ पर ओके देन द मोर स्टेबल ऑफ द टू इज, अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है ये पूछा है। तो देखो स्टेबिलिटी इज द मेजर, ओके स्टेबिलिटी जो मेजर करते हैं हम किसके बेसिस पर, सो हमने पढ़ा था, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने जो है आपको लिखाया था थ्योरी लेक्चर में कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मेजर ऑफ स्टेबिलिटी, ओनली बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यहाँ पे देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखा है, तो हमको पर न्यूक्लियन पता करना पड़ेगा। तो क्या करें हम, तो ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन इसका मतलब ही कि इसके अंदर दो न्यूक्लियन है, तो पहले क्या करेंगे हम, ये ड्यूटेरॉन में ओके बाइंडिंग है, ये जो है मैं लिखता हूं यहाँ पे ओके ड्यूटेरॉन, तो इसमें लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ईबीएन का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो यहाँ पे हो जाएगा ईबी डिवाइड बाय ये ए, तो ये ड्यूटेरॉन का ये एडी लिख देता हूं मैं ड्यूटेरॉन के लिए। चलो तो यहाँ पे चलो ए लिख के समझ में आ जाएगा, ड्यूटेरॉन के लिए कर रहे हैं, चलो यहाँ लिखते हैं हम। सो ये चलो ये ईबी कितना दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी पूरे ड्यूटेरॉन की 1.125 ओके डिवाइड बाय कितने होते हैं, ए की वैल्यू होती है 2, ड्यूटेरॉन का जो है मास नंबर कितना होगा 2 होगा, H12, ड्यूटेरॉन मतलब ये होता है H12, ठीक है। तो ये जो है 2 उसके न्यूक्लियॉन्स हो गए या मास नंबर होगा, तो ये देखिए कितनी MeV एनर्जी हो रही है, दिस इज MeV ओके। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये हम क्वेश्चन यहाँ पे 52 को वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा EBN यहाँ पे, सो EBN इस केस में हो जाएगी 1.125, ठीक है 1.125, तो कितना हो जाएगा लगभग देख ले आप 0.57 के आसपास जो है ये हो जाएगी, ठीक है। तो हमको जो वैल्यू मिलेगी लगभग कितनी मिल जाएगी 0.57 या 5625 एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो कितनी हो जाएगी 0.5625 MeV, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको ऐसा देख लो 112, सो 112 का आधा 56 होता, तो हम वैसे लिख देंगे 0.56 लगभग एग्जैक्ट होगा 0.5625। चले अब देखिए दूसरा किसके लिए है, ये इसके लिए चेकआउट करेंगे, तो अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, सो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो हमें पता है कि भाई ये जो है ना ये ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस He24, तो यहाँ पे अगर हमने इसके लिए वर्कआउट किया ओके इसके लिए वर्कआउट किया तो इसकी EBN पता करें हमने, तो यहाँ पे EB डिवाइड बाय A, तो EB कितनी है इसकी, तो 7.2 है, कितनी है 7.2 MeV डिवाइड बाय ये 4, डिवाइड बाय 4। अब आप देख लें 7.2 डिवाइड बाय 4 तो कितना आ जाएगा ये ओके, सो लगभग कितना 1.8 हो जाएगी, 72 बाई 4 तो 18 होता है, तो बीच में यहाँ पे फ्रैक्शन पॉइंट है, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस EBN इज इक्वल टू 1.8 MeV। तो आप चेक कर लेंगे भाई किसकी जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, सो देख लो ये जो अल्फा पार्टिकल है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है ओके, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलो ये देख लीजिए आप ये वाला, तो यहाँ 0.56 हो रही है, यहाँ पे 1.8 हो रहे हैं, तो किसकी ज्यादा हो रही है, सो दैट इज अल्फा पार्टिकल, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल ज्यादा स्टेबल है। अब ऑप्शन कैसे दे रखा वो भी देख लो आप, यहाँ पे पहला लिया ड्यूटेरॉन, ये तो नहीं है ओके,
अल्फा पार्टिकल, ये करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलो इसको मैं पहले टिक कर देता हूँ, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलो आगे बढ़, बोथ ए एंड बी। ओके बोथ ए एंड बी, दोनों तो नहीं है ना भाई, दोनों ज्यादा स्टेबल कैसे। ओके मोर स्टेबल बोले तो दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, ठीक है। समटाइम ड्यूटेरॉन समटाइम अल्फा पार्टिकल, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है, ऐसा कंडीशनली नहीं है। ओके यहाँ पे दोनों के कंपैरिजन में देखेंगे सो अल्फा पार्टिकल ही ज्यादा स्टेबल है। क्यों, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अल्फा पार्टिकल की ज्यादा है, ठीक है। चलो तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 52 देखा था। चले अब जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में यहां बताता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 53। ओके क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दे रखा है, अब देखिए, इफ m0 is the mass of oxygen isotope O817, mp and mn are the masses of proton and neutron respectively, the nuclear binding energy of isotope। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो सिंपली हमने पढ़ा है। ओके तो मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होती है, ओके मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो जो मास डिफेक्ट है उसके इक्विवेलेंट एनर्जी, तो मास एनर्जी रिलेशन के हिसाब से हम लिखते हैं एम सी स्क्वायर। तो मास डिफेक्ट हम जनरली क्या लिखते हैं, डेल्टा एम, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो ऑक्सीजन का आइसोटोप है, ओके इसका मास MO दे दिया। अब इसके कंस्टिट्यूएंट्स या उसके जो न्यूक्लियस के हिसाब से देखेंगे तो ऑब्वियसली उसका मास ज्यादा होगा, तो हमको जो है मास ऑफ प्रोटॉन, ओके हम यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें कितने हो रहे हैं, सबसे पहले देखो ये ऑक्सीजन 870 ये आइसोटोप, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो रहे हैं वो लिख दो पहले, प्रोटॉन्स कितने हो रहे हैं, ओके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैं यहां लिखता हूं कितने हो रहे हैं ये, तो ऑलरेडी ये 8 रहते हैं, ठीक है ना, ये एटॉमिक नंबर के बराबर ही रहते हैं, उससे चेंज नहीं होते। अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके तो ये होता है a माइनस जेड, सो दैट विल बी 17 माइनस 8, सो दैट इज 9। अब देखो ये इनका इंडिविजुअल मास कितना होगा, तो जो डेल्टा एम हम लिखेंगे देयरफॉर, तो ये हो जाएगा 8 MP प्लस 9 MN। ओके ये हो गया जो इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का, और हमने ये पढ़ चुके हैं कि भाई इनका मास ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। तो अब इनका जो डिफरेंस होगा, इनका जो ये जो डिफरेंस होगा माइनस मास ऑफ दिस ऑक्सीजन आइसोटोप ये वाला, तो ये जो है कम होता है इनके कंपैरिजन में जो इंडिविजुअल मास लेते हैं। तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। इंडिविजुअली मास लेके सम कर दिया हमने, ये देखो हमने लिखा ये जो है आप लिखे इस तरह से, ये मास ऑफ प्रोटॉन 8 प्रोटॉन्स है तो उनका मास प्लस 9 न्यूट्रॉन्स है उनका मास, सबका सम करें, सो दिस मास विल बी मोर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये हो गया हमारे पास डेल्टा एम, लेकिन हमको क्या लिखना था, बाइंडिंग एनर्जी, तो इसके इक्विवेलेंट होना, ओके इसके इक्विवेलेंट होना, सॉरी ये जो देखिए ये ठीक है ना, ये पहले वाले का आंसर, ओके आप रॉन्ग ना ले, पहले जो टिक किया था ओके उसका है, ठीक है। चलो तो ये तो सबको समझ में आ गया ना, देख लें आप, ये क्लियर है ना सबको, ओके डेल्टा एम जो है क्लियर हो गया। अच्छा अब डेल्टा एम के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होगी तो हम लिखेंगे ये बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू ये डेल्टा एम ये सी स्क्वायर। तो आप अब ये बाइंडिंग एनर्जी लिख दो, तो डेल्टा एम कितना है, तो ये 8 MP प्लस 9 MN माइनस m नॉट। अब देखो ये हो गया आपका डेल्टा एम, ये हो गया डेल्टा इनटू ये सी स्क्वायर कर दो, सो दिस इज द आंसर वी आर हैविंग, ये जो है आंसर, ये जो है आंसर है। तो अब देखो कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, ओके सो ये 8 MP प्लस 9 MN माइनस m नॉट इंटू सी स्क्वायर, दैट्स करेक्ट, ठीक है ना। आप बहुत मतलब इसको इतना टाइम देने की भी जरूरत नहीं है, ओके इतना टाइम देने की जरूरत नहीं। कैसे, तो भाई कंस्टिट्यूएंट का मास देख लो, 8 प्रोटॉन है 9 न्यूट्रॉन है, ये चेक कर लिया ना हमने, प्लस ये जो है इंडिविजुअली होगा माइनस न्यूक्लियस का मास निकाल लिए तो डेल्टा एम होगा इनटू सी स्क्वायर, सो दिस इज वी आर हैविंग द करेक्ट ऑप्शन, ओके सी इज द
करेक्ट ऑप्शन। चलिए आप पॉज करके कॉपी कर ले, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आपने कॉपी कर लिया है तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके चलो, तो ये पहले मैं ये रब कर देता हूं, ये जो पहले वाले क्वेश्चन के, ठीक है ना, ये रब कर दिया। चलो चलिए सॉल्यूशन में मैं रब कर देता हूं। सो क्वेश्चन रीड करें आप जब तक। ओके क्वेश्चन रीड करके देखें क्या दे रखा है, फिर हम सॉल्व कर लेंगे। ओके चलिए, सो क्या दे रखा है क्वेश्चन। ओके लिथियम एलाइन न्यूक्लियस। चलिए अभी रीड कर लेंगे हम। चलो सो क्या दे रखा है क्वेश्चन। लिथियम न्यूक्लियस हैज 3 protons and 4 neutrons. Mass of Li nucleus is okay 7.016005 AMU. Mass of the proton, okay, mass of the proton, that is we are having 1.007277 AMU, and mass of the neutron is this one. Mass defect of lithium nucleus is, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ये दे रखा आपको, ये दे रखा है, और ये न्यूट्रॉन का भी दे रखा है। अभी जैसे क्वेश्चन किया था वो फॉर्मूले में देकर रखा था, ओके, वहां में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी। क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह का है। वहां ऑक्सीजन का एग्जाम्पल था, यहाँ पे लिथियम का एग्जाम्पल है। बाकी सब सेम है। चेंज क्या है, जस्ट हियर वी आर हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है चलो, सो अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम वर्कआउट करें तो अभी जैसे हमने लिखा तो उसने क्या बोला है, ओके मास डिफेक्ट। तो ये चलो मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 लिख देता हूँ। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू, तो हमने क्या बोला है कि भाई जितने भी मास ऑफ, ओके अब ये इसमें जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ओके लिथियम न्यूक्लियस, ओके क्या बोला है, कितने प्रोटॉन्स है 3 प्रोटॉन्स, और कितने न्यूट्रॉन है 4 न्यूट्रॉन्स। तो आप लिख दो यहाँ पे ये 3 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 4 मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो हो गया टोटल अलग अलग का। लेकिन जो मास ऑफ न्यूक्लियस इससे कम होता है तो सब्ट्रैक्ट करें मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मास ऑफ ये लिथियम, सो ये हो गया डेल्टा है। अब सिर्फ वैल्यूज रखो आप, ठीक है वैल्यूज रखो। सो ये जो डेल्टा एम इज इक्वल टू ये 3 इंटू, अब ये वैल्यू तो दे रखा है ना भाई, एमपी कितना है मास ऑफ, ओके जो है प्रोटॉन एएमयू के फॉर्म में दे रखा है, तो ये 1.007277, इसके बाद प्लस 4 टाइम्स ऑफ ये 1.008665, ठीक है, ये माइनस, अब जो Li ओके उसका मास है तो ये है 7.016005, ओके थोड़ा सा आप जो है ये यहां से जो है ले लें, ओके वैल्यूज। अब देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम वर्कआउट करेंगे, ओके अब यहाँ पे थोड़े से कैलकुलेशन नीट में हो सकता है कि इस तरह के कैलकुलेशन वाले अब जो है क्वेश्चन ना दे। क्यों, तो अब जो है ना वो जो क्वेश्चन दे रहा है बहुत बेसिक और कंसेप्ट बेस्ड, मतलब उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट कम ही रहा है, या ऐसे कैलकुलेशन जो आसान हो, ओके आप अगर वर्कआउट करते चले जाएं तो आसान हो जाए, तो वैसे क्वेश्चन ज्यादातर दे रहा है। ओके तो यहाँ पे अगर हम इसको वर्कआउट कर लें थोड़ा सा 1.007, तो ये एक्चुअली इसको एकदम अप्रोक्स में नहीं कर सकते क्योंकि इनमें डिफरेंस ही कम आने वाला है, ठीक है ना, डिफरेंस ही कम आने वाला है। तो अगर हम इसको देखते चलें इसकी वैल्यू जैसे कैलकुलेट करते हुए, ओके सो दिस विल बी, ओके ये आ जाएगा लगभग, अब मैं इसको ये अगर इधर का ही इंपॉर्टेंट ले लूं तो लगभग क्या हो जाएगा, ये 0 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है 21 हो जाएगा। तो थोड़ा सा अप्रोक्स अगर मैं लेके कर लूं, ओके तो यहाँ पे ये आ जाएगा लगभग, इसको अगर मैं लिखूं सो दिस इज 3.02, ओके यहाँ में जो एग्जैक्ट वैल्यू जो दे रखा है वो लिख देंगे, ओके 21, ओके अब इसके बाद यहाँ पे जो है ये 83, ओके 2183, थोड़ा सा आप कैलकुलेट करके चेक कर लो, अप्रोक्सीमेट मैं लिख दे रहा हूँ, ओके तो 3.021 यहाँ तक तो अप्रोक्सीमेट से आ जाएगा।
इसके बाद प्लस। अब यहाँ पे भी अगर हम ये इसको वर्कआउट करें तो अब देखो ये आगे 665 है, तो लगभग 7 के करीब भी हो सकता है। ओके, तो इसको अगर वर्कआउट करेंगे सो ये हो जाएगा 4.0346, लगभग जो है ये इतना आ जाएगा। ओके, 4.03466। ओके, और इसमें ये जो -7.016005, अब आप इसको जो है इन दोनों को ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, ये जो है सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको जो डेल्टा एम मिलेगा, ओके, सो डेल्टा एम विल बी 0.040। ओके, 0.040, ओके, 0.040486। ओके, 486। तो ये जो है आपको मास डिफेक्ट मिलेगा AMU। तो जैसे मैंने बोला है, हो सकता है ये जेई के लिए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए पूछ सकता है, लेकिन नीट के लिए इतने जैसा बारीकी से क्वेश्चन या चैलेंजिंग क्वेश्चन में दे सकता है, जहां पे आपको वक्त मैनेज, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। ओके, वक्त आपका जो ज्यादा लग रहा है उसको दूसरे क्वेश्चन से या दूसरे सब्जेक्ट से निकालना पड़ेगा और वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या है, इसको थोड़ा सा आप ऐसा कर लें, 3 जा ऐसे वर्कआउट करेंगे तो आ जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा सा लेंदी होगा, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने अगर यहाँ एक एग्जांपल ले लूं, मैं हमने अगर ये लिखा, चलो ये मैंने आंसर तो यहाँ बता दिया। अब सिर्फ ये इसको कैलकुलेट जैसा अगर करें तो 3 जा 21, तो 1 आप ले लेंगे। ओके, 2 कैरी ले लेंगे। ओके, 1 सम ले लेंगे, 2 कैरी। 3 जा फिर से 21 हो गया, तो कैरी मिला दे 2 तो 23 हो जाएगा, तो ये 3 फिर से कैरी 2 आ जाएगा। 3 जा 6 में 2 कैरी कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर 3 जा ये 21 हो जाएगा। और ये जो है सॉरी, ये ऐसे हम बढ़ते चले जाएं, ठीक है ना, सॉरी उल्टा, सॉरी, ओके, उल्टा कर लिया हमने, ये ऐसे जाएंगे। 3 जा ये 3, ओके, 3 ओके, 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं हम इसको। ओके, चलिए यहाँ पे मैं इसको पूरा लिखता हूँ। 1.007277। ओके, ये आप 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो है, सॉरी, ये ऐसे ही करेंगे हम। 3 जा ये 21, 3 जा 21 और 2, ओके, 23, फिर से कैरी 2, 3 जा 6 और ये 8 हो जाएगा। 3 जा, ओके, 3 जा। ओके, अब देखिए कुछ लोग जो है ना ये ऐसे भी कर सकते हैं, गलती हो सकती है। ओके, आप देखें, आप जैसे मैंने अभी बोला था। ओके, सो हो सकता कोई बोले, तो वो खास तौर से हम ये करते हैं कि भाई आप वो डिटेक्ट करें कि ऐसा नहीं हो सकता इधर से, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, सो आप वो आपके जहन में बैठे रहे, ठीक है, भी इधर से नहीं होगा। ठीक है, तो चले मैं आगे बता देता हूँ। 3 जा फिर से 21, सो यहाँ पे 21, ये 1 आपका जो है सम आ जाएगा, 2 कैरी। फिर 3 इंटू 0 0 और 2 ये 2 हो जाएगा। फिर ये 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 जा 3। तो ये इस तरह से आप जो है लिख सकते हैं। तो ये आ गया 3.021831। तो इस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं आप। तो ये थोड़ा सा लेंदी है। ओके, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये थोड़ा सा लेंदी है बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, सो देखिए मैंने एक जानबूझकर गलती रख के बताया था कि ताकि आपको वो याद रहे, ऐसे नहीं हो कि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप ये ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर है ना, इसके हिसाब से ये भी बता दिया है। ओके, चलिए, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। तो मैंने जैसे बताया कि ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकली या जो कैलकुलेटिव पार्ट इसके अंदर ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा वक्त जो है थोड़ा ज्यादा लेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 55 पे जाते हैं। सो यहाँ लिखा है, व्हेन ए माइक्रोग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड विल बी। अब देखिए यहाँ पर फिर से मास एनर्जी रिलेशन। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये भी हम क्वेश्चन नंबर 55 कर रहे हैं। तो आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी रिलेशन है, ओके, तो मास एनर्जी रिलेशन में, ओके, ये जो E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, mc²। तो कितना मास बोला है, ए माइक्रोग्राम, मतलब 1 माइक्रोग्राम ले लें, तो m इज इक्वल टू 1, ओके, इंटू 10⁻⁻⁶ ग्राम। ओके, इट इज नॉट किलोग्राम, माइक्रोग्राम बोला है।
तो आप इसको जो है ना एसआई यूनिट में सबसे पहले कन्वर्ट करें, ओके, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6, पहले ये ग्राम का 10 की पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा। सो यू विल गेट दिस मास एज 10 की पावर -9 किलोग्राम। ओके, कितना हो गया ये मास हो गया है 10 की पावर -9 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए एनर्जी पता कर ले तो एनर्जी E इज इक्वल टू, ये मास है 10 की पावर -9 और ये C मतलब 3 इंटू ओके 10 की पावर 8 इसका स्क्वायर। तो यू विल गेट ये 10 की पावर -9 इंटू ये 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बोलो 16। अब यहाँ पे ये बेस सेम है तो ये तो 9 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा 16 माइनस 9 तो 7 बचेगा और यूनिट रहेगी जूल। देखो ये एसआई यूनिट है, सो डायरेक्टली ये जो आंसर आएगा एसआई यूनिट में ही आएगा। तो एनीवे आंसर भी एसआई यूनिट में है तो इट्स वेरी सिंपल। तो 9 इंटू 10 की पावर 7 जूल, तो यहाँ पे देख ले आप तो ये वाला सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है देखिए क्वेश्चन ये वाला बहुत आसान था। क्वेश्चन ये भी आसान है, इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसा देखा था उसमें न्यूमेरिकली नहीं दिया था, डायरेक्ट ऐसा दे रखा था। ठीक है, तो वो हमने बहुत आसानी से कम टाइम में कर लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है। चलिए आप कॉपी कर ले, पॉज करके कॉपी कर ले, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए इसको पहले रब कर देंगे हम। ओके, आपने कॉपी कर लिया होगा, चलो ये हम जो है ना यहाँ पे ये कॉपी कर ले, ये रब कर देंगे। सो देखिए और फिर से दो क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए ये कैलकुलेशन, ये जो सॉल्यूशन है वो भी हम रब कर देते हैं। तो इस जैसे क्वेश्चन आपको कई सारे मिलेंगे बहुत सारे मटेरियल्स में, लेकिन थोड़ा सा जो है अभी नए इसके हिसाब से नीट के लिए थोड़ा सा स्कोप कम है क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है। बट फॉर जेई इट इज हैविंग इम्पोर्टेंट वन, उसके लिए जो है वो जरूरी है क्योंकि जेई में वैसे भी कैलकुलेशन ज्यादा होते हैं तो उसके लिए स्कोप इसका ज्यादा रहेगा। चलिए सो क्या है क्वेश्चन, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर C12 इज 7.68 MeV and for that of carbon 13 is 7.47 MeV. What is the energy required to remove a neutron from C13? ओके, इसमें से एक न्यूट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए ये पूछ रहा है। तो सिंपली अब देखिए यहाँ पे ये जो एनर्जी जो है ओके, अब डिफरेंस आप निकाल ले ओके, कितनी एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे देखो हम ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी कितनी है 7.68, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, और ये जो है कम स्टेबल है ओके। तो यहाँ पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही उतनी एनर्जी चाहिए। चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हम क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला ये जो है। तो इसमें सबसे पहले अब जैसा जो एनर्जी रिक्वायर्ड, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं एनर्जी रिक्वायर्ड ओके। तो अब देखिए जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है ओके। एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी ओके, उसकी खुद की एनर्जी अलग है, बाइंडिंग एनर्जी अलग है ओके। खुद की एनर्जी ज्यादा तो अनस्टेबल होता है, याद रखिए आप ओके। तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है तो C12 की। तो हम लिखेंगे ये बाइंडिंग एनर्जी C12 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C13 ओके। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C13 आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब बाइंडिंग एनर्जी C12 कितनी है तो इसमें 12 न्यूक्लियॉन है ओके। कितने न्यूक्लियॉन है 12, और उसने क्या दे रखा है फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर C12 इज 7.68 MeV। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये 12 इंटू 7.68 ये हो गई C12 की। उसके बाद माइनस, अब क्या करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन C13 की कितनी है तो देखो ये दे रखा है 7.47 MeV। तो यहाँ पे अब इसमें न्यूक्लियॉन कितने हैं तो इसके पास न्यूक्लियॉन है 13, कितने हैं इसके पास ये 13 इंटू 7.47 कितना हो जाएगा 7.47।
अब इसको वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले आप, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो ओके 12 8 आप कर ले तो कितना हो जाएगा 96, इतना वर्कआउट कर लो आप, ठीक है। चलो तो ये कितना हो जाएगा, चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ओके। सो दिस विल गिव अराउंड ओके 92.16 आ जाएगा, 92.16 माइनस, और ये जो है इसका आ जाएगा आपको ओके 97 पॉइंट ओके 11 97.11। तो ये सारी चीजें एमईवी, ओके। तो अब यहाँ वर्कआउट करेंगे तो आपको आंसर जो है ये निगेटिव आ जाएगा लगभग 4.95, ओके 4.95। तो ये जो है -4.95 एमईवी। देखो एनर्जी रिलीज होगी तो वो पॉजिटिव आएगी, एनर्जी दे रहे हैं तो वो निगेटिव आएगी। तो यहाँ पे एनर्जी देना है उसको, ओके। तो हमको एनर्जी देंगे तो फिर वो अलग होगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड। तो अगर आंसर निगेटिव में दे रखा है तो फिर निगेटिव वाला ऑप्शन चूज करें, अगर निगेटिव में है ही नहीं तो आप समझ ले कि वो मैग्नीट्यूड ले रहा है, ठीक है ना। एनर्जी देना है तो वो खुद ब खुद ये माइनस साइन उसके अंदर आ जाएगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो ये आंसर रहेगा 4 पॉइंट ओके, एनर्जी जो रिक्वायर्ड है तो ये आ जाएगी आपको मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखेंगे तो 4.95 एमईवी, ओके। माइनस क्यों आया, हमको उतनी देनी पड़ी इसलिए माइनस आया। तो ये जो है आपका ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा, ठीक है। चले अब इसके बाद देखो ये जो नेक्स्ट है, इफ द बैंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो उसी तरह से क्वेश्चन है। इफ द बैंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूटेरॉन इज 1.115 MeV, इट्स मास डिफेक्ट इन एटॉमिक मास यूनिट इज। अब देखिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी वाले फॉर्मूले पे यहाँ पे क्वेश्चन है फिर से, तो हमें पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 57 यहाँ सॉल्व करते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, सो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो ये जो है ना मास डिफेक्ट ही तो पूछा है, सो मास डिफेक्ट मतलब ये हो जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय सी स्क्वायर। तो अब देखो बाइंडिंग एनर्जी ये दे रखा है 1.115 ओके MeV डिवाइड बाय सी स्क्वायर, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, सो 3 इंटू 10 की पावर 8 ये स्क्वायर। लेकिन ये एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट नहीं है, ओके इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1.115 इंटू ये मेगा मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है क्या करोगे आप 1.6 ई से मल्टीप्लाई करोगे, या ई की वैल्यू जो रहेगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और ये डिवाइड बाय हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8, ओके। सो अब देखिए ये जो है लगभग ये वैल्यू आ गई। अब इसको आप जो है कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट भी आप कर लेंगे तो आपको सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा, ओके। तो पहले आप ये क्लैरिफाई कर लीजिए 10 की पावर्स को, ओके 10 की पावर्स में। तो ये एक्चुअली एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है, ओके एटॉमिक मास यूनिट में जो है दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे अच्छा इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ये आप जो भी आएगा ये आप जो है ना इसमें ये किलोग्राम में आएगा, ये आंसर किस में आएगा, ये किलोग्राम में आएगा। अब किलोग्राम को आप एएमयू में कन्वर्ट करना, ओके। तो ये जो है इसको आप फिर आप कन्वर्ट करोगे एएमयू में, ठीक है। एएमयू 1 एएमयू ओके लगभग 0.67 इंटू 10 की पावर -27 kg के करीब होगा। तो उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो एएमयू में आएगा। तो देखो ये जो तरीका है इसमें हमारा थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा। तो आप पहले ये जो है ना इसको जो है पॉज करके कॉपी कर ले, मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। चलिए पॉज कर लिया आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 57 वापस यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके। अब ये दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, ओके दूसरे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए आपने पढ़ रखा है कि 1 AMU के लिए, ओके ये कौन सा, ये जो है वापस हमने 57 फॉर 1 AMU तो इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होती है 931.5 ओके MeV, या ऐसे लिख दे हम कि भी 931.5 MeV
ओके, ये एनर्जी 1 AMU के मास के इक्विवेलेंट होती है, इतने मास के इक्विवेलेंट। तो हमको जो है ना इसका मास कितना होगा ये पता करना है। तो 1.115 MeV के लिए ये मास कितना होगा ये आपको पता करना है। तो ये ऑटोमेटिकली किसमें आ जाएगा, AMU में आ जाएगा। तो अब ये जो है ना थोड़ा सा हम यहाँ पे ये डेल्टा एम, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, तो क्या करोगे आप, ये 1.115 ये जो है ये MEV इनटू ये 1 AMU, ठीक है, डिवाइड बाय, अब ये नीचे आ जाएगा 931.5 ये जो है MEV, ओके, इस तरह से। तो ये तो MEV यूनिट कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा AMU में आ जाएगा। अब आप इसको जब वर्कआउट करेंगे, ओके, सो दिस विल बी अराउंड, ओके, इसको जब वर्कआउट करेंगे आप, सो लगभग जो है ये 1.115 डिवाइड बाय 931, ओके, सो ड्यूटेरॉन, ओके, ड्यूटेरॉन के लिए ही पूछा है उसने, ओके। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक गलती हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये पर न्यूक्लियन थी, तो ये एक्चुअली हमको ड्यूटेरॉन में कितने होते हैं ये यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ड्यूटेरॉन ये H12, तो ये जो है EBN दे रखा है, EBN इज इक्वल टू ये EB/2, ओके, यहाँ पे इसमें कितने न्यूक्लियन होते हैं 2, सो देयरफॉर यहाँ पे EB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EBN, ओके, सो 2 into 1.11, ओके, वी आर हैविंग 5 MeV, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लें ये इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ओके, सो दिस विल बी, ओके, 2.230, ये कितना हो जाएगा 2.230 MeV इतना हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर ले 2.230, तो इतने MeV क्यों, तो ये जो वैल्यू दे रखा है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, हमें पूरे की बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, यहाँ पे पूरी एनर्जी कितनी हो रही है वो लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी यही गलती हो रही है, इसको भी आप लिखे, दिस इज वी आर हैविंग ट्वाइस ऑफ EBN, तो ये हो जाएगा 2.230, यहाँ पर भी आप लिखे 2.230, जो ऐसा कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये वैल्यू लेके वर्कआउट कर ले, आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ये वर्कआउट कर रहे हैं, तो इसको अब देख लो, ये ऊपर जो है ना ये लगभग ये समझ लो 2.23 को 2.25 के जैसे ले लो, ठीक है, या 2.5 ले लो, चलो ठीक है, आंसर हमारे पास यहाँ है ना, तो वेरिएशन है इसमें, ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है। तो अगर हमने इसको 2.25 या 2.25 ले लिया और नीचे ये 9, अच्छा इसको 2.5 और इसको 10 ले लिया, सो 2.5 डिवाइड बाय 10 मतलब ये 1/4 हो जाएगा, लगभग 1/4 मतलब ओके आपको 0.25, तो 0.25, लेकिन ये वैल्यू जो है ना खाली 9 पॉइंट नहीं है, 931 है, ओके 931 है, तो ये जो वैल्यू होगी, ओके, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको अप्रोक्स बता देता हूँ, क्योंकि इन वैल्यू में वेरिएशन ज्यादा है, तो यहाँ पे अप्रोक्स कर सकते हैं हम। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, डेल्टा एम इज इक्वल टू ये 2.23, ओके, डिवाइड बाय ये 9.315 इंटू 10 की पावर 2, ये AMU में आंसर आएगा, so that is 2.23 divided by 9.315 into 10 की पावर -2, ये AMU। चले ऐसे, अब आप यहां देख लो, इसको 2.5 ले लो, इसको 10 ले लो आसानी के लिए, तो क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, अगर मैं बोल दूं ये 2.5 डिवाइड बाई 10, ओके, इंटू 10 की पावर -2, तो 2.5 बाई 10 कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, 1/4, ओके 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 मतलब 0.25 इंटू 10 की पावर -2, सो ये हो जाएगा 0.0025, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर, तो इससे क्लोज जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा, तो आप यहाँ देख लो 0.0024, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो इस तरह से जो है हम ये इसके बजाय यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे ये इस हिसाब से कर सकते हैं।
तो ये जो हमारा ऑप्शन रहेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन 0.0024 AMU, इतना मास डिफेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए आप पॉज करके इसको जो है कॉपी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके चलो अब इसको रब कर देते हैं हम। ये जो है लास्ट वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, पहले ये रब कर देंगे हम निशान जो मार्क्स हैं। चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो पहले रब कर देंगे ये पूरा। सो क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब देखिए यहां पर भी जैसे इससे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ओके कि एक न्यूट्रॉन ओके अलग करने के लिए कार्बन एटम का, ठीक है, C12 C13, ठीक है, उस जैसे में क्वेश्चन है, समझ लें। तो कैलकुलेट द न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी फॉर द फॉलोइंग डेटा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया है, मास ऑफ कैल्शियम एटम, ठीक है ना। सो मास ऑफ कैल्शियम 2040 इज गिवन एज 39.962591 यू मतलब एटॉमिक यूनिट। इसी तरह से उसका जो आइसोटोप है मास ऑफ कैल्शियम 2041 इज इक्वल टू 40.962278 यू। ओके, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास दे रखा है। देखिए यहाँ पर भी सेम उसी तरह का है लेकिन कैलकुलेटिव पार्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ओके आप जो है ना मास डिफेक्ट, ओके मास डिफेक्ट आपको पता करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दे रखा है 1 एटॉमिक मास यूनिट, ओके इसके ये जो है कितना होगा, सो 931.5 MeV पर C स्क्वायर। ओके ये जो है वैल्यू आप U की जो इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो एनर्जी आएगी, ठीक है, तो आप यहाँ पे डेल्टा M पता कर लो। ओके सो डेल्टा M, तो डेल्टा M आप AMU में पता कर लेंगे, यहाँ सब AMU में दे रखा है। तो अब यहाँ पे 1 AMU की एनर्जी इतनी है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, चलो पहले हम डेल्टा M पता करेंगे। सो डेल्टा M का फॉर्मूला क्या है, चलो इसको मैं इधर करता हूँ। ठीक है, जगह अगर ज्यादा लगेगी तो हम जो है इधर से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ से जो है ना इसको वर्कआउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे इधर। क्वेश्चन नंबर ये जो है 58 यहाँ लिखता हूं मैं। ओके सो क्या दे रखा है, चलिए सो अब देखिए ये दोनों का अलग से दे रखा है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भी दे रखा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई आपको जो है ना ये जो कैल्शियम एटम है जिसमें 41 न्यूक्लियॉन्स है उसमें एक न्यूट्रॉन ज्यादा है, ओके इसके कंपैरिजन में, तो वो एक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको कि ये जो है ना जो मास डिफेक्ट होगा, सो मास डिफेक्ट इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा भी ज्यादा किसका होता है, जो पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग आप मास जो है मेजर करके सम करेंगे तो उसका ज्यादा होगा। तो इसके दो पार्ट बनते, एक न्यूट्रॉन और एक जो है कैल्शियम। तो यहाँ पे हो जाएगा ये मास ऑफ, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूं ये कैल्शियम 2040, चलो इसको थोड़ा सा हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस इसके साथ एक न्यूट्रॉन आ जा रहा है। ओके तो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख देता हूं। ठीक है, माइनस अब ये जो टोटल है ये वाला जो कैल्शियम का जो न्यूक्लियस रहेगा M ऑफ कैल्शियम, ओके मास ऑफ कैल्शियम, ओके ये 2041। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो वैल्यूज दे रखे हैं ना उनके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे ये जो मास ऑफ 2040 ये कितना है, सो इट इज वी आर हैविंग 39.962591, ये एटॉमिक मास यूनिट में है। ठीक है, U प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.008665 ये U। अब देखिए ये तो ये दोनों का हो चुका है, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है माइनस ये वाला, सो दिस इज वी आर हैविंग 40.962278 U। अब यहाँ पे आप वर्कआउट कर ले, देखो फ्रैक्शन के बाद जो है ना ये नंबर यहाँ पे जो है लगभग 6, यहाँ पर भी 6 है, तो ये थोड़ा सा वर्कआउट कर लें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा
अब देखो यहाँ पे इसको जो है हम डायरेक्टली कर देंगे, ठीक है। आप जो है इसको एक एक लेके आप वर्कआउट कर ले, जैसा 1 और 5 जैसे होगा तो ये 6 लिख देंगे, फिर 9 और 6 ये 15 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा। उसके बाद 2 और 6 8 होगा, कैरी मिला के 9 हो जाएगा। ओके, सॉरी क्या गड़बड़ किया हमने। ओके 1 और ये 5 6 हो गया, उसके बाद 9 और 6 15 हो गया, कैरी 1 आया है। 5 और 6 11, कैरी मिला के 12 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक हम कर चुके हैं। उसके बाद 2 और 8 मिलाए तो 10, कैरी मिला के 11 हो जाएगा। ओके, उसके बाद ओके 2 और 8, अब यहाँ पे 6 और ये 0। ओके, तो यहाँ पे ये जो है फिर से कैरी 1 है। ओके, 6 और 0 6 होके कैरी 1 मिलाए तो 7 हो जाएगा। 9 और 0 ये 9 ही रहेगा। पॉइंट 9 और 1 ये 10 हो जाएगा, कैरी 1 3 और कैरी 1 ये 40। तो ये जो है आप देखें इतने जो है एटॉमिक मास यूनिट हो जा रहे हैं, -40 ओके 0.96227 U। तो आप जो है इसका वर्कआउट कर ले, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है लेक्चर लेंदी हो जाएगा। तो आप इसको जो है ना इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप ये कैलकुलेट करके आप ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मैंने इतना कर ही लिया है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करने के बाद आपको जो मास डिफेक्ट आ जाएगा वो लगभग आ जाएगा ओके 0.008 ओके, लगभग आपको जो वैल्यू मिल जाएगी 8978 U। तो ये आपको जो है ना मास डिफेक्ट, इतना आपको जो है ना ये मास डिफेक्ट आ गया, इतने एटॉमिक मास यूनिट आया है। तो आप साथ में देखो यहाँ क्या दे रखा है, एक एटॉमिक मास यूनिट ओके के बराबर जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी 931.5। तो अब इसके बराबर कितनी होगी तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये जो है एक के लिए 931 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगी ओके। सो एनर्जी ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड तो ये आप 0.008978 इंटू ये 931 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। ओके, 931 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ये MeV 931.5 अगर पूरा लिखेंगे तो इस तरह से आप करोगे 931.5 MeV से। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको जो ऑप्शन आएगा ओके। अब यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा देखते चलें ओके। तो ये जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट, जैसे बोला मैं जेई के लिए थोड़ा सा मतलब हो सकता है क्योंकि वहां थोड़ा वक्त ज्यादा होता है, बट नीट के लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो आंसर आ जाएगा इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे सो लगभग ये आ जाता है 8.36 MeV। देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ना ये भी थोड़ा अप्रोक्स समझे आप, आपको मैथमेटिकली अच्छे रहना पड़ेगा। कैसे, तो देखो ये 2 0 को अगर आप हटाते चले यहाँ पे ये फ्रैक्शन ले लें, ठीक है ना, तो 9 पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो है ना आगे बढ़ के यहाँ आ जाएगा 0 पॉइंट। तो अब ये 9 और ये 9 लगभग ओके 9 इंटू 9 ये लगभग जो है ना 81, और ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ के तो 81 से बढ़ के तो 8 के आसपास देख लो आप। तो ये जो है ऑप्शन, सो थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो ये बिना ऐसे मल्टीप्लाई करके बारीकी से आप आंसर बता सकते हैं। सो यू शुड बी वेरी स्ट्रांग ओके, कि आपको अप्रॉक्स कैलकुलेशन कैसे करने चाहिए ये थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए ओके। अब आप ये ना देखें 81 नहीं है ना सर 8 पॉइंट, तो भाई यहाँ पे पॉइंट का फर्क है ना, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 0.9 है ओके। अब मैं इसको बता दूं कि भाई ये जो है ना यहाँ पे बताता हूँ मैं अप्रॉक्स के हिसाब से यहाँ बताता हूँ, ये क्या लिखा है आपके पास 0.00897 इंटू ये 931.5 MeV। अब मैं इसकी जो है ना अप्रॉक्स कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, तो इसको मैंने लिख दिया 0.9, ठीक है। और सॉरी ये जो है 0. ये जो है 00897, चलो ठीक है, या इसको पूरे को मैं आगे जो है ना ये जो 00 इसको जो है ना 9 कर देता हूँ। 8 के बाद जो है ना ये वाला मोर देन 5 है तो इसको सीधे 9 कर दिया मैंने, राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। इनटू ये इसको लिखा मैंने 931 9.31
इंटू 10⁻² MeV। तो देखो ये 10⁻² मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो से ये फ्रैक्शन हट जाएगा 9, ओके 0.9 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन यहाँ आ जाएगा इंटू 9.315 MeV। ये आपका आंसर होगा। तो अब देखो ये 0.9 है, ओके ये 9 नहीं है, तो जब आप 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 से बढ़ के आएगा, 0.81 से बढ़ के आएगा, ओके। तो 8 9 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे 81, ठीक है। लेकिन ये जो फ्रैक्शन है वो उसको एक पॉइंट आगे ढकेलेगा, तो आपका आंसर 8 पॉइंट में आ जाएगा। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करके समझ जाए, ओके, क्योंकि ऑप्शंस में देखे आपको बहुत आसानी से वो निकल के आ जाएगा। सो इस तरह से आप जो है ना वर्कआउट करके ये आंसर बता सकते हैं कि 8.36 आएगा। सो 8.36 MeV, तो ये जो है उसका आंसर रहेगा, ओके। चलिए पॉज करके कॉपी कर लें। होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। चलिए तो अब देखिए यहां पर फिर से जो है पहले मैं ये रब कर देता हूं, ओके। थ्योरी क्वेश्चन ही आ गए दोनों भी, ओके। चलो पहले मैं ये रब कर देता हूं, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन रीड करें आप, बहुत आसान है पहला क्वेश्चन, तो एकदम से बेसिक क्वेश्चन है न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर। चलिए ये मैंने पूरा रब कर दिया अभी, तो पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। चलिए आपने रीड कर लिया होगा, चलिए सो बताएं आंसर क्या रहेगा पहले का, ओके। ये तो सभी को आता होगा, बोलिए क्या रहेगा पहले का आंसर। यस, ओके, सभी फोर्सेस सेम रहती है, करेक्ट है, ठीक है ना, सभी फोर्सेस सेम रहेगी। क्वेश्चन जो है आप देखते ही इसको बता सकते हैं, ओके। चलिए फिर भी हम रीड करते हैं। इन न्यूक्लियर फोर्सेस, okay, sorry, if nuclear forces between two protons, between two neutrons and between a proton and neutron are FPP, FNN and FPN, okay, थोड़ा सा विजिबिलिटी देख लें, आपको समझ में आ रहा है क्या। ये जो है ना FPP है, प्रोटॉन प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, NN, ठीक है, क्या है वो NN, और ये FPN है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर विजिबल नहीं है तो आप देख ले, मैं यहां लिखता हूं, देखो एक दे रखा है ये FPP, दूसरा दे रखा है FNN और तीसरा दे रखा है FPN। ये फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जैसे मैंने बोला सबको इसका आंसर आता है, हमने पढ़ा है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, अभी एक MCQ गया इससे पहले भी, ओके, कि चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, ओके। चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, हर केस में जो है जो फोर्स एक्ट होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पे देखें कौन सा ऑप्शन आ रहा है जहां पे सेम है, सो दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ओके। सभी में फोर्स सेम एक्ट होगी, ओके, सभी में फोर्स सेम एक्ट होगी। चलिए एक और क्वेश्चन है थ्योरी वाला, which of the following statement is true for nuclear forces, okay, for nuclear forces। पहले दिया they obey inverse square law of distance, तो ये जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या जो है हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो ये इसको फॉलो नहीं करती। दे ओबे द इनवर्स थर्ड पावर ऑफ डिस्टेंस, तो ये भी गलत है, इसको भी फॉलो नहीं करती। ये जस्ट एक पॉइंट या जो है ऑप्शन बढ़ाने के लिए लिख दिया, ठीक है। दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स, तो ये तो बिल्कुल सही है, ओके। उसके बाद देखिए यहीं पे आंसर हमारा सही हो जाता है, ओके। दे आर इक्वल इन स्ट्रेंथ टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो ये तीनों भी गलत हो रहे हैं। तो ये जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ठीक है। चलिए होप यू अंडरस्टूड, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए तो मैं ये पहले रब कर देता हूं, चलिए सो ये जो है हम रब कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आप पहले रीड करें, एक सेकेंड। ओके सो रीड करेंगे क्वेश्चन।
consider the nuclear reaction X 200, okay, A 1110, B 80. If the binding energy per nucleon for X, A and B are 7.4 MeV, 8.2 MeV, 8.1 MeV respectively, the energy released in the reaction is. देखो जो ये जो रिएक्शन होकर ओके ये X 200 तो ये थोड़ा अनस्टेबल रहेगा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम रहेगी। देख लीजिए यहाँ पे जो है इसकी बाइंडिंग एनर्जी X की सबसे कम रहेगी 7.4 और इन दोनों की ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज होगी? तो सिंपली हम बाइंडिंग एनर्जी ए की और बी की पता करें, टोटल कर ले, उसमें से बाइंडिंग एनर्जी इसकी जो है सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ लिखेंगे। ओके तो एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड तो ये हो जाएगा, देखिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए, बाइंडिंग एनर्जी ए प्लस बाइंडिंग एनर्जी बी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स, इस तरह से हम कर लेंगे। चलो तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ए कितनी है? तो देखो पर न्यूक्लियन दे रखा है, तो कितने हैं इसमें न्यूक्लियन? तो ए में न्यूक्लियन है 110, तो ये 110 इंटू ए की जो है बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 8.2, तो आप ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये पहला टर्म आ गया। इसके बाद ये प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी, तो बाइंडिंग एनर्जी बी में कितने न्यूक्लियन है 80 इंटू उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है ये 8.1 है, ठीक है। अब ये जो है टोटल हो गया, इसमें से आपको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स, तो ये एक्स में कितने न्यूक्लियन है तो 200 इंटू बाइंडिंग एनर्जी कितनी है इसकी 7.4, तो बस आप इसको वर्कआउट कर लो, ठीक है। इट्स सिंपल, आप इसको वर्कआउट कर लो। सो यू विल गेट, ओके यू विल गेट इट एज ओके इट इज अराउंड 70 MeV। कितना आ जाएगा इसको आप वर्कआउट करेंगे? सो इट विल बी 70 MeV, 70 MeV, ये जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें और कुछ नहीं है, ऐसे कई क्वेश्चन हम देख चुके हैं और ये सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट है। कंसेप्ट आप समझ गए, ये वाला इक्वेशन कंसेप्ट वाला है, बाकी इसमें वैल्यू रखो, वर्कआउट करो, आंसर आ जाएगा। चलिए, एन एटम ऑफ मास नंबर इज 15 एंड एटॉमिक नंबर 7 कैप्चर्स an alpha particle then emits a proton. The mass number and atomic number of the resulting atom will be respectively. क्या दे रखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 62। ओके क्वेश्चन नंबर 62, an atom of mass number 15 ओके and atomic number 7, तो अब यहाँ पे उसको समझ ले के भी x है तो उसका मास नंबर 15 ले, ये 15 दे रखा है और एटॉमिक नंबर 7 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैप्चर्स एन अल्फा पार्टिकल, ओके इसके साथ में अल्फा पार्टिकल, तो मतलब ये He24, ओके एंड देन इमिट्स ए प्रोटॉन, ओके और ये इमिट्स कर रहा है प्रोटॉन को, प्रोटॉन मतलब ये P11 हो जाएगा। एंड ओके द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ रिजल्टिंग एटम, अब यहाँ पे ये रिजल्टिंग एटम आप इसको Y कंसीडर कर लो। अब यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन को देख लो, यहाँ पे 7 और 2 9 हो रहे, ये 1, तो इसका मतलब ये 8 हो जाना चाहिए, ओके और ये 15 प्लस 4, ओके ये 19 हो रहा है, ये एक कम कर दें तो ये 18 होना चाहिए। सो ये जो ऑप्शन है, हमको जो एटम रहेगा उसका एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 18 होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ओके देख लें आप ये, ओके 8 और 18, सो ये डी ऑप्शन है, ओके डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके चलिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे, कॉपी कर लो। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखिए यहां पर क्वेश्चन, ओके थोड़ा सा यहां मिस हो गया, मैं क्वेश्चन जो है लिख देता हूं। चलिए चलिए तो क्वेश्चन का शुरू का पार्ट जो है थोड़ा सा हम लिख देंगे। सो क्वेश्चन वी आर हैविंग, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके यहाँ पे हम जो है ना ये इधर हम लिख देते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन,
क्वेश्चन नंबर 63, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या दे रखा है देखें, सो इट इज वी आर हैविंग H11, ओके, H11 प्लस H13, इससे जो रिजल्ट आ रहा है, ओके, प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, दैट इज H12 प्लस H12, ठीक है। और यहां पे दिया द एटॉमिक मासेस आर गिवन, द एटॉमिक masses are given, ओके। अब देखिए यहाँ पे इन सभी के H11 का भी दिया है, H13 का भी दिया है, H12 का भी दिया है। द Q वैल्यू ऑफ द अबव रिएक्शन विल बी। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव अब ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें हमको एनर्जी देनी पड़ी तो वो निगेटिव आएगी, आंसर निगेटिव आएगा, मतलब एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, और अगर रिलीज हो रही तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली अब जो मास डिफेक्ट होगा, ओके, इनका मास डिफेक्ट हम वर्कआउट कर लेंगे, ओके, उसके हिसाब से हम जो है चेक कर लेंगे। चलिए आप क्वेश्चन समझ गए हैं, ओके सभी। सो यहाँ पे हम जो है मास डिफेक्ट पता कर लेंगे, ओके। तो मास डिफेक्ट में हम जो है ये एटॉमिक मास यूनिट यू में दे रखा है, तो हमको 1 AMU की एनर्जी पता होती है, ठीक है। तो देखो ये जो है, जो ये जो रिएक्टेंट आ रहा है इसका मास जो है हम पहले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसका मास, ओके, मास ऑफ, ओके, डेल्टा एम मास डिफेक्ट, ओके, हम मास डिफेक्ट ले लेंगे, ओके, एनर्जी बाद में हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओके मास, अच्छा यहाँ पर ठीक है, चलिए तो ये इनका जो है प्रोडक्ट आया है, देखो यहाँ पर भी ये दो अलग अलग ही है, ओके, सिंगल से आ रहे हैं ऐसा नहीं, पहले इतना मास था फिर इतना हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं ले लूं पहले H11, ठीक है, तो यहाँ पे ये M1H3 और M1, ओके, H11, तो ये दोनों का जो है दे रखा है, ठीक है। सो डायरेक्टली हम उसको यूज कर लें, तो ये पहला में H11 के लिए कितना आ गया 1.007825 U, उसके बाद प्लस इसका आ जाएगा 3.016049, ओके, ये इतना मास, ये इसका भी जो है ना ये U रहेगा, ठीक है, ये U। तो ये जो है ना जो रिएक्टेंस है उनका आ गया, ठीक है। अब देखो इससे ये इतना आ रहा है, ठीक है, तो अब हमें पता नहीं कौन ज्यादा क्या है, इससे ये आ रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये पहले इतना था अब कितना मास आ गया, तो जो चेंज आएगा उसके हिसाब से देखेंगे। अगर ये मास बढ़ के है तो इसका मतलब हमको एनर्जी देनी पड़ी थी, समझे ना, एनर्जी देनी पड़ी होगी, तो आंसर हमारा निगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये लिख दिया हमने पहले, अब ये लिखेंगे माइनस, अब ये आ जाएगा H12, ये तो डबल है तो आप इसको डबल कर लो, दो बार आप लिख दिया, 2 इंटू 2 पॉइंट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये आपने लिख दिया 2 इंटू 2.014102 ये U, ओके। तो ये डेल्टा M हो गया। अब ये सारा आप अगर कैलकुलेट कर लेंगे, ओके, और उसको जो है आप मल्टीप्लाई कर लोगे किससे, यस, ओके, C स्क्वायर से, तो बाइंडिंग सॉरी इससे एनर्जी जो रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड, अब देखिए कैलकुलेशन अगर आप कर लेंगे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो ये अगर वर्कआउट करें आप तो ये लगभग ये जो डेल्टा एम आ जाएगा इट विल बी अराउंड, ओके, -4.33, कितना आ जाएगा -4 पॉइंट, ओके, यहीं लिख देता हूँ -4.33 इंटू 10 की पावर -3 U। तो मैंने ये जो फ्रैक्शन है थोड़ा सा हटा दिया और 10 की पावर -3 लिख दिया है, तो ये आपको इतना डेल्टा एम आएगा, ओके, आपको डेल्टा एम इतना आएगा। चलिए अब देखिए ये डेल्टा एम है, तो यहाँ पे ये इतना, अब इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन 1 एटॉमिक मास यूनिट के लिए इतना है, तो आप डायरेक्टली जो है 931.5 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो एनर्जी रिलीज ये वाला फॉर्मूला भी रहेगा, और दूसरा क्या होगा आप, ओके, हमको डायरेक्ट एमईवी में चाहिए आंसर, तो एमईवी में चाहिए तो कभी भी हम डेल्टा एम सी स्क्वायर से नहीं करने का, ओके। तो इसके बजाय क्या करेंगे हम कि भाई ये जो है
931, ओके, तो ये सॉरी 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यू के लिए जो एनर्जी होती है 931.5 MeV होती है। सो ये जो है -4.33 इंटू 10⁻³ एटॉमिक मास यूनिट के लिए कितनी होगी। तो अब ये अगर आपने लिखा तो दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड, मैं एनर्जी रिक्वायर्ड लिख देता हूँ। सो एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो ये हो जाएगा -4.33 इंटू 10⁻³ ओके यू ओके इनटू ये 931.5 MeV और होल डिवाइड बाय ये आ जाएगा आपका 1 U, ठीक है, ये जो है डिवाइड में चला जाएगा तो ये 1 U, तो U U कैंसिल होगा, आप वर्कआउट करेंगे तो ये जो आंसर है देखो ये 9 के करीब है और ये 4, तो इसका मतलब जो है ना ये 4 के करीब ही आंसर आना चाहिए, ये पूरा 10 नहीं है, 4 के करीब ही आंसर आना चाहिए और निगेटिव। तो आप यहाँ देख लो 4 के जो आसपास आंसर है वो ये वाला है, निगेटिव वाला, पॉजिटिव भी है लेकिन आंसर यहाँ निगेटिव भी दे रखा है तो एग्जैक्ट जो है वही लिखेंगे। सो -4.03 MeV आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखें ये हो जाएगा लगभग 0.9, ये जो फ्रैक्शन है हटा दो, ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, समझे, इसको हम लिख सकते हैं ना 0.9315 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, वो 10⁻³ ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा तो 0.93 और ये 4.33, सो 4.33 इंटू 0.9 करीब करीब 1 है समझ ले, तो 4.33 इंटू 1 4 के करीब हो जाएगा और आंसर माइनस में है तो निगेटिव लिखे। सो ऑप्शन में देख लो 4 के करीब कौन सा है, सो दिस इज वी आर हैविंग द आंसर। ओके, इस तरह से हम जो है लिखेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके चलिए आप पॉज करके कॉपी कर लें, मैं ये वाला रब कर देता हूं, ठीक है, चलो इसको हम रब करते हैं। चलिए पॉज कर लें आप। ओके चलो ये क्वेश्चन देख लें। ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल न्यूक्लियर रिएक्शन। अब देखिए इसमें सिंपली आपने क्या करना है कि भाई ये जो एटॉमिक नंबर जैसे चार्ज जो है कंजर्वेशन चेक करना है और मास कंजर्वेशन चेक करना है, ठीक है। तो इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर जो 64 है, अब यहाँ पे आप चेक करते चले, ये 10 और ये जो 4 है, ओके यहाँ 5 2 7 ये 8 हो जा रहा, नहीं होगा, यहाँ पे 11 1 12 हो रहा, ओके, और यहाँ पे कितना आ जाए 24 और 1, यहाँ पे 25 हो रहा, इधर 24 हो रहा, ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ये 93 239, तो ये 239 ये बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो है ना यहाँ पे -1 रहेगा चार्ज, और ये एंटी न्यूट्रिनो है तो एंटी न्यूट्रिनो का तो मास नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखो 94 -1 93 और 239 और इसका मास 0 लेते हैं तो इसका मतलब ये सही है, ओके ये सही है। यहाँ पे क्या हो जा रहा 7 1 8 हो रहा, 6 -1 तो ये 5 हो जा रहा, तो ये भी गलत है, तो ये जो सी है यही जो है करेक्ट ऑप्शन है। ओके चलिए सो देखिए बहुत आसान सा ये सिंपली क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके होप यू अंडरस्टूड दिस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब देखिए ये पहले वाले जो है पहले मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, चलो ये रब कर दिया मैंने। ओके अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ओके सो दोनों भी ये थ्योरी क्वेश्चन है, चलो ये रब कर दो ना, ये पॉज कर लिया, पॉज करके कॉपी कर लिया ना आपने, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम। चलिए सो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनर्जी जनरेशन इन स्टार इज मेनली ड्यू टू, ओके जो एनर्जी जनरेट होती है स्टार्स पर, ओके ये तो बहुत सिंपल हो गया, हमने जो है एनर्जी जनरेशन इन स्टार, ओके हेडिंग जो है एज इट इज एनसीईआरटी में दे रखी है, सो किसके लिए थी वो, फ्यूजन के लिए थी, तो फ्यूजन वाला ऑप्शन देखो कहाँ पे फ्यूजन, ओके हाँ फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियर, फ्यूजन ऑफ हेवी न्यूक्लियर, अच्छा यहाँ 2 दे दिया है, तो किसका फ्यूजन होता है, तो हमने पढ़ा था फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई, ओके तो फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, ओके तो स्टार्स में एनर्जी जनरेट होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू फ्यूजन ऑफ
लाइट न्यूक्लियाई, सॉरी लाइट न्यूक्लियाई। अब उसके बाद देखिए एनर्जी इन द सन इज जनरेटेड मेनली ड्यू टू, ओके। अब देखो सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया, ओके। अब यहाँ पे जो है अभी जैसे बोला फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई, और फ्यूजन हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है, तो देख लो फ्यूजन तो होना, तो फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके बाद हीलियम बनता है, याद रखो। तो किसका फ्यूजन हो रहा है? हाइड्रोजन का। सो दिस इज वी आर हैविंग द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो बहुत सिंपल से थे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पहले हम ये रब कर देते हैं, ये वाले जो टिक किया था हमने। चलिए क्या दे रखा है? इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके, इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यहाँ पे देखिए आप जो क्वेश्चन दे रखा है, ओके, कैडियम रॉड्स आर यूज्ड टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। ये तो गलत हो जा रहा है, ठीक है ना। कैडियम रॉड्स किसके लिए रहते हैं? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। चलो, मॉडरेटर इज यूज्ड टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, ओके। अब देखिए यहाँ पर, ओके, जो मॉडरेटर होते हैं वो डेफिनेटली किसके लिए हो गया? ओके, यूज्ड टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, ओके। ये जो है करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन जो है 60, ओके। तो सिंपली यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखा कूलेंट इज यूज्ड, तो कूलेंट तो जो है वो एनर्जी जो एक्सचेंज करना होता है उसके लिए यूज होती है। मॉडरेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल करने के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। कंट्रोल करने के लिए जो है वो कैडियम के रॉड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मॉडरेटर यूज होता है वही स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन को, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, a reactor is developing energy at the rate of 300 kilowatt. How many atoms of uranium 235 undergo fission per second if 200 MeV is released per fission? Okay, per fission. अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे ये एनर्जी पहले कितनी हो रही है, देखो यहाँ पे 3000 किलोवाट, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे पावर जो दे रखा है दैट इज 3000 किलोवाट, ओके, 3000 किलोवाट। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी होगी, एनर्जी पर सेकेंड, सो दिस विल बी 3000 इंटू या 10 की पावर 3, और पर सेकेंड बोलेंगे तो टाइम 1 ले लेंगे, सो दिस विल बी जूल्स, ये हो जाएगी जूल, ओके, जूल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतनी एनर्जी जा रही, तो ये आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर सेकेंड आप जो है ले सकते हैं। एक सेकेंड में इतनी एनर्जी होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड, ओके, पर फ्यूजन, ओके, एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन। सो एनर्जी रिलीज्ड, ओके, पर फ्यूजन, तो ये तो दे रखा है कितनी है, सो दैट इज वी आर हैविंग 200 MeV, ओके। लेकिन टोटल, ओके, टोटल एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कितनी है, वो हो रही है 3000, ओके, 3 इंटू 10 की पावर 6। तो आप क्या करें, या तो इसको जूल में कन्वर्ट कर दें, ओके, और चेक कर लें कि भी कितने जो है यहाँ पे, सॉरी कितनी जो है ये एटम्स कितने हो गए, हाउ मेनी एटम्स। तो एक की वजह से जो है इतनी आ रही है, ओके, एक की वजह से इतनी आ रही है। तो आप चाहे तो इसको जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो एक ये जो है टोटल एनर्जी हो जा रही 3 इंटू 10 की पावर 6। तो अगर मैं इसी को जूल में कन्वर्ट कर दूं, तो ये जो है जूल में हो जाएगी 200 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको आप वर्कआउट कर लो, 2 इंटू 1.6 ये 3.2 हो जाएगी, 10 की पावर 8 और ये 10 की पावर -19, तो 10 की पावर -11 जूल। तो ये जो है पर फ्यूजन इतनी एनर्जी हो रही है और टोटल एनर्जी इतनी है। तो अब ये टोटल को इससे डिवाइड कर लो, सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ये टोटल एनर्जी आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 6, एक सेकंड में इतनी एनर्जी, डिवाइड बाय ये एक फ्यूजन में जो एनर्जी हो रही है 3.2 इंटू 10 की पावर -11। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइड बाय 3.2 इंटू 10 की पावर ऊपर जाके +11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 17, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप चेक कर लो
कि भाई ये 3 डिवाइड बाय 3.2 तो 1 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली इसको जो है मैं 0.9 ले लूं और ये जो है 10 की पावर 17, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 16। तो अप्रोक्सीमेट देखो 9 के करीब कौन सा आंसर है, सो दिस इज वी आर हैविंग द करेक्ट आंसर, तो ये जो है रहेगा। तो सिंपल इसमें क्या था, पावर दे रखा था, उससे टोटल एनर्जी कर लो, उसके बाद जो है एक फिजन की जो एनर्जी रिलीज हो रही वो दे रखा है, दोनों को एक यूनिट में ला लो, ये जूल में है एसआई यूनिट में, इसको भी एसआई यूनिट जूल में कर लो, और उसके बाद नंबर ऑफ एटम टोटल एनर्जी डिवाइड बाय पर फिजन कितनी एनर्जी आ रही है वो रेशो ले लो, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, सो चलिए आप कॉपी कर ले, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो ये यहाँ पे हम इसको रब कर देंगे ये वाला, चलिए उस जैसा ही लगभग क्वेश्चन है, ओके उसी तरह का। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। एनर्जी रिलीज इन द फिजन ऑफ 1 kg, ओके अब देखिए 1 kg ऑफ यूरेनियम 92-235, ओके यूरेनियम 92-235, सो एनर्जी पर फिजन फिर से 235 दे रखा है, ओके तो अब देखिए यहां पर भी सेम उसी तरह का है। सबसे पहले आप जो है ना कितने जो है एटम्स हो रहे हैं ये देख लें, ठीक है। हमको यहाँ पे ये जो 1 kg दे रखा है, क्वेश्चन सेम है, पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, ओके पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ओके क्वेश्चन नंबर 69, ओके द एनर्जी रिलीज्ड, ओके द एनर्जी रिलीज्ड, एक सेकंड, ओके तो चलिए थोड़ा सा जो है, हाँ देखिए ये थोड़ा सा, ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देख लें आ रहा है या नहीं आ रहा है, द एनर्जी रिलीज इन द फिजन ऑफ 1 kg ऑफ, ओके देखो ये जो पार्ट है ये देख लिया, फिजन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम 92-235, ओके इसके लिए एनर्जी, अब टोटल एनर्जी आपको पता करना है, आपको क्या करना है, टोटल एनर्जी आपको पता करना है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी आपको फाइंड करना है, तो एटम्स जो है पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ओके तो पहले आप ये पता कर ले कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम 92-235, ओके यूरेनियम 92-235, ओके 235 ये आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो यूरेनियम का जो मास नंबर जैसा जो मोलार 1 मोल कितने होते हैं, तो 1 मोल जो होंगे, ओके 1 मोल जो होंगे, ओके 235 ग्राम में, ओके 235 ग्राम अगर यूरेनियम का होगा, ओके ऑफ यूरेनियम, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, ओके तो ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, ओके एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, ठीक है। सो ओके सो चलिए यहाँ पे ये एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 इतने जो है होंगे, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो ये 235 में हो रहा, लेकिन हमारे पास कितना है, ओके 1 kg है, तो 1 kg आप इसको जो है इसमें इतने हैं, तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, सो 235 ग्राम में इतने हैं, तो 1000 ग्राम में कितने होंगे ये पता कर ले। तो ये जो है हम सपोज ये नंबर ऑफ एटम्स ऐसे लिख दें, नंबर ऑफ एटम्स इन 1000 ग्राम, चलिए तो ये हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका ये 1000 इनटू ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 6.023 इनटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 और डिवाइड बाय ये जो है 235 डिवाइड में आ जाएगा, तो आप इसको वर्कआउट कर लो, ओके इसको वर्कआउट कर लेंगे, सो हमको जो है ना लगभग ये जो वैल्यू आ जाएगी, ओके अब ये वैल्यू को, ओके इतने आइटम्स हो गए, तो अब हमको एनर्जी रिलीज, तो 1 ओके
फिजन के लिए, ओके, इतने एटम, एक एटम का फिजन होने से ओके कितना हो रहा है 200 MeV। तो इतने के लिए कितना होगा, तो आपको इसको सिंपली 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो जूल में भी है और MeV में भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो है ना वर्कआउट कर लो कि दोनों में भी होना चाहिए। तो ये नंबर ऑफ एटम्स पहले मैं लिख देता हूं, ये 1000 डिवाइड बाय 235 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर ये जो है 23, ये है 23। तो इतने एटम्स हो गए। तो एक एटम के फिजन के लिए कितनी लग रही है 200 MeV। तो ये 200 MeV। तो आप ये वर्कआउट करके देख लो, ये वर्कआउट करके देख लो तो आंसर MeV में आता है क्या, ठीक है। तो ये चेक कर लो, ओके। तो ये आंसर जो है MeV में नहीं आएगा। जब आप इसको वर्कआउट करोगे और यहाँ पे जो है ना ये पूरा सब लिख दिया आपने, और इसके बाद ये 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 लेके ये सारा एज इट इज है, इसको वर्कआउट करेंगे तो आंसर आएगा 8.2 ओके इंटू 10 की पावर 13 जूल, 13 जूल। तो ये जो है आंसर रहेगा। थोड़े से आप कैलकुलेशन कर लें, ओके। तो ये जो है आप सिंपली वर्कआउट कर लें, ये जो दे रखे हैं ना इसको आप वर्कआउट कर लें। तो लगभग जो है आंसर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं, इसको 4 ले सकते हैं आप। 1000 डिवाइड बाय 235 तो आप 4 ले सकते हैं। 4 इंटू 6 24 हो जाएगा। 24 इंटू 2 आप इसको 48 ले सकते हैं। फिर 48 के बाद आप इससे मल्टीप्लाई करें तो लगभग ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेशन कर लें तो आपको जो है ना ये आंसर कितना मिलेगा 8.2 इंटू 10 की पावर 13 जूल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ओके, ए यूरेनियम 235 एटम अंडरगोस फिजन बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स, ओके। अब देखिए यहाँ पे यूरेनियम 235 ओके फिजन बाय थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन किसको बोलेंगे हम, जो स्लो जो है होता है या कम एनर्जी वाला होता है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें देखिए इस तरह का रिएक्शन दे रखा है, ओके, बहुत कंसेप्टिव क्वेश्चन है ये। क्या दे रखा है, इस तरह का हो गया। अब इससे ये जो प्रोडक्ट कौन से आए हैं, जीनॉन आए हैं और ये स्ट्रोंटियम आए हैं, ओके। तो Xc और Sr। अब इसके बारे में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी 2 न्यूट्रॉन रिलीज हो गए। अब इनके बारे में बोल रहा है। ये रिएक्शन तो खाली एग्जाम्पल बोल के दिया है, क्वेश्चन कुछ और ही पूछा है। क्या दिया है देखो, देन xenon undergoes 4 and strontium undergoes 2 consecutive beta decays and 6 electrons are detected, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 4 जो है ये जो है बीटा डीके कॉन्जिक्यूटिव बीटा डीकेस किया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स आर डिटेक्टेड। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द 2 डीके प्रोडक्ट ऑफ xenon एंड स्ट्रोनियम, ओके। अब यहाँ से आपको पता करना, ठीक है, कि भाई इससे जो डीके होने के बाद जो आएंगे, ओके, डीके होने के बाद, तो यहाँ बीटा डीके कौन सा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टेड, इसका मतलब बीटा माइनस डीके हुआ है, ओके, बीटा माइनस डीके हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो पहले मैं इसके लिए लिखता हूँ, ये जीनॉन में क्या है, ये जो है सॉरी क्वेश्चन नंबर 70 लिखते पहले। तो जीनॉन ये 54, ये है 140। तो बीटा डीके में मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए उसने जो पूछा है ना वो एटॉमिक नंबर ही पूछा है। देखो तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन कितने बोला 4 बीटा डीके मतलब 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो कि भाई ये जो है x ऐसा ले लो, ओके, एक एलिमेंट x आ जा रहा है, ओके, जो डीकेड प्रोडक्ट है, प्लस ये 4 जो है ना बीटा -1, ये बीटा जो है डीके। तो अब देखो ये जो है 4 इंटू -1 ये -4, और अब ये जो है ना ये -4 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, ये चार्ज को कंजर्व करना चाहिए 58, और ये -4 तो ये 54 होगा। समझ में आ रहा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर वो डीके करेगा तो उसका एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा, तो यहाँ कितने हो रहे 4 कम हो रहे, तो ये कंजर्व होना चाहिए। ये -4 प्लस 58 ये कितना हो जाएगा 54। तो पहला जो प्रोडक्ट है उसका जो एटॉमिक नंबर आएगा 58। तो देखो यहाँ पे 58 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए, ओके। लेकिन चलो फिर भी वेरीफाई करते हैं दूसरे वाले को भी। ये है एसआर, तो एसआर ये है 38 और ये 94।
अब देखिए इससे ये सपोज y प्रोडक्ट आ रहा है, ये तो 140 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी ये 94 ही रहेगा। इसने कितने जो है रिलीज किया, 2 जो है इलेक्ट्रॉन, मतलब बीटा डीके 2 -1, तो ये -2। अब इसमें ये जो है यहाँ कितना होना चाहिए, 38 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये 40 होगा, 40 - 2 38, तो चार्ज कंजर्व होगा। तो देखो ये जो है 40, तो 58 और 40 ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। ओके, सो देख लीजिए ये वाले क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरह का था। यहाँ पे हमने जो है एटम्स इस तरह से जो है मोलार मास वो लेते हुए हमने कैलकुलेट किया, उसे टोटल एनर्जी आई। और ये वाले क्वेश्चन में सिंपली जो बीटा डीके के ऊपर क्वेश्चन था, तो यहाँ पे 4 बीटा माइनस डीके थे, तो एटॉमिक नंबर 4 से बढ़ जाता है बीटा माइनस डीके में। 4 अगर कम है, जितने बीटा डीके होगा माइनस, उतना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। यहाँ 4 बीटा डीके हुए तो यहाँ 4 एटॉमिक नंबर बढ़ गया, 54 का 58 हो गया। यहाँ पे 2 बीटा डीके हुए माइनस, 38 का एटॉमिक नंबर 40 हो गया। तो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन है 58 40। तो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। तो ये हमारा जो है पहला सेशन था न्यूमेरिकल का, जिसमें हमने जो है कई सारे क्वेश्चन जो है कवर किए हैं सारे टॉपिक के ऊपर। अब देखिए इसके बाद का जो सेशन होगा उसमें कुछ और क्वेश्चन और साथ में जो है ना कुछ PYQs लेंगे सेकंड सेशन में। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। अगर कुछ नहीं समझा है सो डेफिनेटली यू कैन पुट द कमेंट। ओके, थैंक यू।